इंसान सभी चीज़ों को नापना तोलना चाहता है, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, सभी चीज़ों को। और इन सभी चीज़ों को हम मीजर कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम मीजर कर सकते हैं वो चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम केवल उनके मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनके साथ डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता है, जैसे कि मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, डेंसिटी, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके साथ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। ये सभी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी होती हैं। इन्हें हम सिंपली अर्थमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनके साथ डायरेक्शन का लेना देना होता है, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन और उस पर किसी ने और फोर्स लगा दी 5 न्यूटन। अगर उसने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो अब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन है, और अगर उसने सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो उस पर फोर्स 15 न्यूटन हो गई। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन का लेना देना होता है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जैसे कि मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारी होती है इस तरीके से। यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से स्पेसिफाई करते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर? स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली अर्थमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम वेक्टर एडिशन मेथड से करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर करता है वो उसकी डिस्टेंस है। जैसे कि सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से बी पे गया और फिर बी से पी पॉइंट पे गया और पी से वापस ए पे आ गया, तो इसने कितना पाथ कवर किया? तो इसने जो टोटल पाथ कवर किया वो किया ए बी प्लस बी पी प्लस पी ए। तो ये क्या होगा? इसका टोटल पाथ कवर। और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट होता है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है और फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पहले ए पर गया जो कि x1 डिस्टेंस है, फिर वो बी पर गया, ए और बी के बीच में x2 डिस्टेंस, तो उसने उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितना हुआ? तो जब वो ए तक गया तब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, जब वो बी पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 प्लस x2। अब मान लो वापस आ गया ए के ऊपर, अब उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x1, इनिशियल पोजीशन O, फाइनल पोजीशन A, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x1। लेकिन अगर हम बात करें अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है, तो वो उसे लेके ए पे गया यानी कि x1, फिर बी पे गया यानी कि x2, वापस वो ए पे आया यानी कि फिर से x2, तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर की x1 प्लस x2 प्लस x2, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? केवल x1। एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट सी पॉइंट के ऊपर चला गया जो कि O के दूसरी तरफ है, जिधर A उस साइड में नहीं है, अपोजिट साइड में है, और मान लो वो x3 डिस्टेंस के ऊपर है ओरिजिन से। अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? तो अब उसका ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है -x3, क्योंकि अब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। पहले उसकी डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन के अंदर थी, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो उसका जो साइन है वो भी चेंज हो गया, वो भी कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर हम बात करें कि वो ऑब्जेक्ट मान लो पहले ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर वापस ए पे आया, फिर ओ पे आया, फिर सी पे चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका -x3। और कितनी डिस्टेंस कवर की? तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3, तो ये हो गया उसकी टोटल डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ कवर्ड, जो कि उसकी क्या है? डिस्टेंस है। सो व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अब उसका? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि उसका हो गया -x3 और इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम ए और बी वाली साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो इधर नेगेटिव, और अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो वो वाली नेगेटिव। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पे चला गया, फिर वो सी पे गया, फिर वो डी पे गया, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर जी पे, और वापस से वो ए के ऊपर आ गया। अगर हम बात करें कि जब वो ए से बी पे गया ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आंसर है ए बी, डिस्प्लेसमेंट ए बी। अब वो बी से सी पे चला गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो
तो उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल पाथ कवर हो गया ए बी प्लस बी सी। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए और सी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यह है उसका डिस्प्लेसमेंट। ए वो सी से डी पर चला गया, अब टोटल डिस्टेंस हो गई उसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे वो ई पर चला गया तो उसकी टोटल डिस्टेंस हो गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, और डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका ए ई। ऐसे ही वो एफ पर चला गया तो जो टोटल डिस्टेंस है उसकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका ए एफ। ऐसे ही वो जी पर चला गया तो जो टोटल डिस्टेंस है वो उसकी हो गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका ए जी। अब अगर वो मान लो वापस ए पे आ गया तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल पाथ कवर है उसका, वो हो गया उसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। लेकिन उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी उसकी ए, फाइनल पोजीशन भी ए, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पे है, तो मतलब उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, पर इसके पास डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखें बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्टेंस जो होती है पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, और जो डिस्प्लेसमेंट वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड करती है पाथ लेंथ के ऊपर, और जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं हम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होती, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है, अगले 1 सेकंड में फिर वो 3 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर फिर 3 मीटर गया, यानी कि हर 1 सेकंड के अंदर वो 3 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये कैसा मोशन है, उसका यूनिफॉर्म मोशन है। उसकी एक पर्टिकुलर उसकी एक स्पीड है कि वो हर 1 सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो मोशन है इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जैसे कि मान लो पहले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की, अगले 1 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर उसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड में उसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर की, फिर अगले 1 सेकंड के अंदर वो चला ही नहीं, रुका रहा। तो ये जो मोशन है उसका, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि टाइम इंटरवल तो हम इक्वल ले रहे हैं, 1 सेकंड के इंटरवल टाइम लिया हमने, लेकिन जिसने जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है। तो यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो होता है अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से फ्री फॉल हो रहा है, तो उसने पहली 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की, अगली 1 सेकंड में उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर अगले 1 सेकंड में उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये मोशन भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे कोई व्हीकल स्टार्ट होता है 0 से और अपनी वो एक स्पीड पकड़ता है, इस बीच में जो उसका जो एक्सेलरेशन जो टाइम होता है उसमें जो उसका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड होती है कि 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी जो डिस्टेंस कवर करने की जो टाइम रेट है कि हर 1 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो होती है उसकी स्पीड। अगर हम टाइम को जैसे आवर के अंदर लेते हैं कि 1 आवर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो 40 किलोमीटर जा रहा है, तो उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे हम अगर बात करें कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड एक रेशियो होता है डिस्टेंस कवर करने का और जो उसमें जो टाइम लगा उसका, इसकी ऐसा यूज होती है मीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि मान लो कोई कार है वो 1 सेकंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, अगली फिर 1 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, फिर अगले 1 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर वो 1 मिनट में पहले तो 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करे, फिर वो 1 मीटर के अंदर 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करे, फिर वो अगली 1 मिनट के अंदर 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करे, फिर वो 1 मिनट के अंदर 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करे। इंटरवल हम फिक्स ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो फिक्स नहीं है, वो कभी ज़्यादा हो रही है, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है वो उसकी कम या ज़्यादा है। स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक वेरिएबल स्पीड है, ये कांस्टेंट स्पीड नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, इसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है वो भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई।
ऐसे कोई साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है किसी रफ रोड के ऊपर, इसकी स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होगी। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि किसी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर आप कार लेके कहीं पे जा रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर जब आपकी कार होगी उस समय उसकी क्या स्पीड होगी, उस इंस्टेंट के ऊपर उसकी जो स्पीड होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो और आप किसी शॉप के आगे से निकलते हो, उस पर्टिकुलर शॉप के आगे से जब आप निकलोगे उस समय आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। या आप मान लो कि 1 बजे घर से चले हो कार लेकर के और 3 बजे आप कहीं पे पहुंचते हो, तो 2:15 और 3 सेकंड के ऊपर आपकी स्पीड क्या थी। तो उस समय जो आपकी जो स्पीड उस एक इंस्टेंट के ऊपर, उस एक सेकंड के ऊपर होगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इसको हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं जो कि कार में लगा हुआ होता है। हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हर एक सेकंड में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो होती है वेलोसिटी। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये होता है कि किसी एक गिवन डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो आप एक यूनिट टाइम में, वो होती है वेलोसिटी। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड को हम उसके मैग्नीट्यूड से शो कर सकते हैं, जबकि वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों के साथ शो करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, कि इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इक्वल होना चाहिए। जबकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है वो होती है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, या फिर किसी ट्री से कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है, तो इन सब की जो वेलोसिटी होगी वो होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो एक अर्थमेटिक मीन होता है वेलोसिटी का। जैसे कि सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है और उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो गई u प्लस वी अपॉन 2, यानी कि उसका अर्थमेटिक मीन, उसका एवरेज जो है वो है उसकी एवरेज वेलोसिटी। इसको एक और टर्म में समझते हैं हम कि जो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको भी हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं और ये उसका फॉर्मूला है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई कार ओरिजिन ओ से पी पॉइंट पर पहुंचती है 15 सेकंड के अंदर, जो कि वहां से 300 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसकी एवरेज स्पीड या उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होगा? इसकी एवरेज वेलोसिटी, जो कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 300 मीटर, टोटल टाइम 15, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस भी कितनी है? 300 मीटर, और टोटल टाइम 15 सेकेंड, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लो वो जो ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आता है वापस बैक, जो कि ओरिजिन से 150 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ओ और पी पॉइंट के मिड में है, वो जो पॉइंट है क्यू है वो इन दोनों के मिड में है, और वो ऑब्जेक्ट वापस वहाँ पे आ गया। अब उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो अब देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर, यानी कि पहले कितना गया? 300, वापस कितना आया? 150, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 450 अपॉन टोटल टाइम। मान लो इस बीच में उसने 10 सेकंड ज़्यादा लगा दी, तो पहले 15 सेकंड और 10 सेकंड ये, यानी कि 25 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो गया? 25 सेकंड। तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड। वहीं पर अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया उसका कितना? 150 मीटर। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, क्यू और ओ के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? 150 मीटर। और टोटल टाइम पहले 15 सेकंड और 10 सेकंड वापस आने के, तो 25 सेकंड। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई 150 मीटर अपॉन 25 सेकंड, इट मीन्स 6 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कोई आदमी आधी डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाद में हाफ डिस्टेंस
ट्रैवल करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उसकी एवरेज स्पीड को हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो उसने टोटल डिस्टेंस 2s ट्रैवल की है, तो उसने जो स्टार्टिंग में जो हाफ डिस्टेंस यानी जो s है वो ट्रैवल की 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी की जो हाफ डिस्टेंस है जो कि s है वो उसने ट्रैवल की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब उसको टाइम कितना लगा, पहली जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल की उसमें मान लो उसको t1 टाइम लगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो t1 इज इक्वल्स टू s अपॉन 40। सिमिलरली t2 इज इक्वल्स टू s अपॉन 60। तो टोटल टाइम कितना हो गया उसको ट्रैवल करने में, फर्स्ट हाफ में उसको कितना टाइम लगा t1, सेकंड हाफ में कितना टाइम लगा t2। फर्स्ट हाफ में t1 किसके इक्वल है s अपॉन 40, सेकंड हाफ का t2 किसके इक्वल है s अपॉन 60। तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 यानी कि s अपॉन 40 प्लस s अपॉन 60 यानी कि 5s अपॉन 120 यानी कि s अपॉन 24, ये लगा उसको टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस 2s, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मीन्स 2s अपॉन s अपॉन 24, तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। बाय।